हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में घटित हुआ था उसको जीता। उसके बाद में 1764 में जो बड़ी शक्तियां थी तत्कालीन भारत की राजनीतिक शक्तियां जो थी, जैसे कि मुगल सम्राट था और उसके साथ साथ में अवध का नवाब था, इन दोनों की जो संयुक्त सेना थी और साथ में मीर कासिम की भी सेना थी, इन तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से जो थी उसको भी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शिकस्त दी, अर्थात पराजय का मुख उनको देखना पड़ा। तो अंग्रेजी जो सेना है उसकी सफलता के ऐसे क्या कारण थे कि जो 1757 में उनके विजय का सिलसिला या विजय रथ उन्होंने शुरू किया था, वो अंततः पूरे भारत को जीतता हुआ पूरे भारत पर आधिपत्य जमाने में सफल हुआ। तो ऐसे क्या कारण रहे थे या ऐसी क्या खूबियां थी अंग्रेजों में जिससे वो सफल रहे, या यूं कहें कि ऐसी क्या कमियां भारतीय समाज और तत्कालीन जो राज व्यवस्था थी उसमें थी कि वो असफल रहे। तो आज उन्हीं कारणों पर हम विचार विमर्श करेंगे। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट हैं वो बनाए हैं और उसके आधार पर हम हैं चर्चा और विवेचना करेंगे कि अंग्रेजी सेना है उसकी सफलता के भारत में क्या कारण थे। तो पहला जो कारण है उस पर हम चर्चा करते हैं, सैनिक तंत्र। अंग्रेजों का समर तंत्र या सैनिक तंत्र, युद्ध नीति और प्रहार शस्त्र जो थे वो अपने प्रतिद्वंदियों अर्थात भारतीय राजाओं से या भारतीय सेना से बेहतर थी। भारतीय जो सेनाएं होती थी उनके पास जो तोपें होती थी वो वजन में भारी, धीमी गति से चलने वाली, मंद गति से वो चलती थी और बहुत कम जगह तक ही उनका जो प्रहार है वो होता था। जबकि उनकी तुलना में अंग्रेजों के पास में आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली जो शस्त्र प्रणाली है वो थी। उनके पास में बंदूकें थी वो आधुनिक थी, वो 3 गुना भारतीय सेना से 3 गुना गति से प्रहार है वो कर सकते थे। तो यह एक कारण था कि भारतीय सेना का जो समर तंत्र है वो कमजोर था। उनके पास में जो अस्त्र शस्त्र थे वो पिछड़े हुए थे, वो आधुनिक नहीं थे। फिर दूसरी बात आती है अनुशासन, वेतन व प्रशिक्षण। अंग्रेजी जो सेना थी वो बिल्कुल अनुशासित थी और पेशेवर थी। उनको नियमित वेतन मिलता था, जबकि जो भारतीय सेना थी उनका जो वेतन था वो अनियमित और अव्यवस्थित होता था। भारतीय सेना जो थी उनको युद्ध के अलावा जो टाइम होता था या काल होता था उसमें राजस्व वसूली और ऐसे ही अन्य कार्यों में भी लगा दिया जाता था। उनके प्रशिक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, जबकि अंग्रेजी जो सेना थी वो बिल्कुल ट्रेंड थी। उनके प्रशिक्षण की एक उचित व्यवस्था और कार्य प्रणाली थी। वेतन जो है वो भारतीय सेना की अपेक्षा अंग्रेजी सेना को ज्यादा भी मिलता था और व्यवस्थित तरीके से भी मिलता था। अनुशासन के मामले में बात करें तो भारतीय जो सेना थी उसमें ज्यादातर जो सैनिक होते थे वो भाड़े के सैनिक होते थे, जो आजीविका के लिए सेना में शामिल होते थे। तो जो आजीविका के लिए सेना में शामिल हुआ है वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब संकटकालीन परिस्थितियां आती थी तो वो या तो युद्ध से भाग जाते थे या अपने मालिक के साथ में विश्वासघात है वो कर देते थे। तो यह भी एक बड़ा कारण था। एक कारण अंग्रेजी सफलता का था वो असैनिक कर्मचारी। अंग्रेजों की
जो व्यवस्था थी उसमें जो असैनिक कर्मचारी थे वो भी योग्य, अनुभवी और अनुशासित लोग हुआ करते थे। ये अपनी योग्यता से उस स्तर पर पहुंचते थे, जबकि भारत में जो भी बड़े स्तर का अधिकारी होता था वो या तो राजकीय संबंधों के कारण या अपनी उच्च जात वर्ण या कुल के कारण या फिर रिश्वत वगैरह देकर या संपर्कों के आधार पर पहुंचता था। तो ऐसे लोगों की तुलना अंग्रेजी जो असैनिक अधिकारी हैं उनसे की जाए तो निश्चय ही वो हमें पिछड़े हुए प्रतीत होंगे। चौथा और सबसे बड़ा कारण यदि कह दें तो वो था आपसी फूट। हम तुलना करें अगर अंग्रेजी सेना की और भारतीय जो राजा थे उनकी, तो अंग्रेजी जो सेना थी वो अपने मालिक के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए लड़ती थी, अपने राष्ट्र के लिए लड़ती थी और उसके लिए वो प्राण गंवाने के लिए भी तत्पर रहते थे। जबकि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी तत्कालीन, उसमें जो राजा थे वो आपस में लड़ते थे, उनमें कोई मेल मिलाप या सद्भावना जैसा माहौल नहीं होता था। यही उनकी आपसी फुट है, वो अंग्रेजों के शासन प्रणाली या शासन तंत्र को विकसित करने में खाद बीज का काम करता था। फिर अगला पॉइंट है कि अंग्रेजी सेना के पास में असामान्य कमांडर व प्रशासक थे। अंग्रेजों के पास में क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेजली, डलहौजी जैसे असामान्य श्रेणी के कमांडर और प्रशासक मौजूद थे। उनमें द्वितीय श्रेणी के भी आयरकुट, आर्थर वेलेजली जैसे जो लोग थे वो अंग्रेजी सेना के पास में मौजूद थे। जबकि भारतीय सेना की बात करें तो उसमें भी जैसे हैदर अली है या मराठे वगैरह हैं, वो हालांकि अपने स्तर के अच्छे कमांडर या प्रशासक माने जा सकते हैं, लेकिन वो समरतंत्र और रणनीतिक दांव पेच में इनको मात नहीं दे पाए। और भारतीय सेना के पास में या भारत के पास में द्वितीय स्तर के ऐसे कोई प्रशासनिक अधिकारी या कमांडर नहीं थे जिनसे सलाह मशविरा भी की जा सके। तो इस मामले में भी जो अंग्रेज थे वो भारतीय राजाओं से ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। अगला जो कारण है वो था व्यापार वाणिज्य। अंग्रेजों ने अपने व्यापार वाणिज्य को लेकर कभी उदासीनता या कोताही नहीं बरती। उन्होंने युद्धों के साथ साथ में भारत के विजय अभियान के साथ साथ में उन्होंने व्यापार वाणिज्य पर भी खूब ध्यान दिया। जैसे कि उन्होंने अगर बंगाल जीता है तो बंगाल से उन्होंने जो राजस्व प्राप्त किया उससे उन्होंने वहां से कच्चा माल भी प्राप्त किया और साथ साथ में जिन वस्तुओं से अंग्रेज प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे उनको बनाने वाले लोगों को भी धीरे धीरे बाहर कर दिया। तो उनका जो मूल उद्देश्य जो व्यापार वाणिज्य के लिए जो आए थे उस पर उन्होंने कभी उदासीनता नहीं बताई और व्यापार वाणिज्य की तरफ उन्होंने बराबर ध्यान देते रहे। 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अंग्रेजों का जो व्यापार था वो 10 करोड़ डॉलर का था, जिसमें से 1.5 करोड़ जो डॉलर है उनका शुद्ध मुनाफा था। यह मुनाफा ही उनके सैनिक साजो सामान के लिए लगता था और यह जो है वो उनके युद्ध के लिए धन है वो मुहैया करवाता था, व्यापार वाणिज्य। अगला जो पॉइंट है वो है नौसैनिक शक्ति। दोस्तों, तत्कालीन यूरोप की सबसे मजबूत और प्रभावशाली जो नौसैनिक शक्ति थी वो इंग्लैंड के पास में थी। इंग्लैंड की तुलना में कोई देश नौसैनिक मामले में नहीं टिकता था। इसका एक कारण यह भी था कि इंग्लैंड चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था, इसलिए उसने अपनी नौसेना पर विशेष ध्यान दिया और मजबूत नौसेना
या नौसैनिक प्रणाली है वो विकसित की। तो अंग्रेजों की जो नौसैनिक प्रणाली जो मजबूत थी वो बहुत ही कम समय में जल्दी से जल्दी सैनिकों के शस्त्रों, साजो सामान, रसद सामग्री और ऐसे ही बहुत सारे जो सामान हैं उनको जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह वो भेज सकते थे। यह भी इनका सकारात्मक पॉइंट है अंग्रेजों का। सबसे जो लास्ट कारण है उसमें हम देखते हैं कि गतिशील भौतिक सभ्यता एवं राष्ट्रीय भावना। अंग्रेजों की जो सभ्यता थी वो उस वक्त गतिशील थी। जो यूरोप है वो पुनर्जागरण के काल को पार करते हुए आगे बढ़ा था। अतः जो पिछड़े तत्व थे वो अंग्रेजी समाज में नहीं थे। वो उनकी जो सभ्यता थी, भौतिक सभ्यता, वो गतिशील थी। जबकि तत्कालीन भारतीय जो समाज था वो मध्ययुगीन मनोवृत्ति से बाहर नहीं निकल पाया था। उनके जो भी थे सामाजिक रीति रिवाज वगैरह परंपराएं, वो सब पिछड़े हुए थे, वो सब मध्ययुगीन थे, मध्यकालीन थे। वो आधुनिक मनोवृत्ति को अभी उत्पन्न नहीं कर पाए थे। तो इस मामले में जो यूरोपीय समाज था वो आगे था, दूरदर्शी था और एक था, जबकि भारतीय समाज है वो बिखरा हुआ था। और जो राष्ट्रीय भावना है, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है, उसके तत्व यूरोप में उभर चुके थे। राष्ट्रवाद जो है, संकल्पना राष्ट्रवाद की, जो आधुनिक राष्ट्रवाद की संकल्पना है, वो पुनर्जागरण के बाद में यूरोपीय देशों में उभरी थी। तो यह इंग्लैंड में भी राष्ट्रीय भावना है, उसके तत्व हैं, वो सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुके थे। इंग्लैंड के जो भी कर्मचारी, अधिकारी और सैनिक कमांडर वगैरह थे वो इंग्लैंड के गौरव के लिए लड़ते थे। उनमें राष्ट्रीय गौरव की भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। जबकि हम उनके प्रतिद्वंद्वी अर्थात भारतीय राजाओं से उनकी तुलना करें या भारतीय सेना से उनकी तुलना करें तो वो उनसे बिल्कुल पिछड़े थे। आधुनिक वृत्ति वाले राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है अभी भारतीय समाज और भारतीय राजनीतिक तत्व में, राजनीतिक प्रणाली में अभी शामिल नहीं हुए थे। वो आपस में बिखरे हुए थे, एक दूसरे से लड़ते थे और राष्ट्रीय भावना जैसा उनमें शायद ही कोई विचार दिखता था। तो यह सब जो कारण थे वो कारण ही अंग्रेजों को भारत में सफल बनाने में कारगर सिद्ध होते हैं। जबकि भारतीय जो समाज था वो तत्कालीन यूरोप या तत्कालीन इंग्लैंड की अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ था, इसलिए वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।